हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश में गोदी मीडिया जो कुछ नहीं बता रहा, वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज ही अखबारों में आपने देखा होगा कि संसद में ये मांग की जा रही है जनाब राजनाथ सिंह से की तरफ से और पीयूष गोयल साहब की तरफ से। ये दोनों इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। उन्होंने ये आवाज उठाई है कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने लंदन में जाकर के कहा, उससे देश का अपमान हुआ है और वो माफी मांगे संसद में आकर के। तो ये एक अजीब बात है। क्या कुछ उन्होंने लंदन में कहा, क्या कुछ उन्होंने उससे पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा में और उसके अलावा पार्लियामेंट में भी जो कुछ उन्होंने कहा, क्या उससे ज्यादा वो बोल गए वहां पर? माफी क्यों मांगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब राम पुनियानी जी, जो बहुत ही जाने माने राइटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, पेशे से मेडिकल साइंस से उनका बड़ा ताल्लुक रहा है, लेकिन इतिहास के अच्छे जानकार हैं और देश को उन्होंने पनपते बढ़ते देखा है। एक पूरी जिंदगी आपने देखा है 47 के बाद के सारे वाकयात। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को धन्यवाद। आपने समय। आप बताइए कि सब क्या कुछ ऐसा कह दिया कि बड़े लोगों को बुरा लग गया? क्या जी, जो जो सत्ता में बैठे हैं उनको क्यों बात बुरी लगी? राहुल गांधी जी ने आखिर ऐसा क्या कुछ लंदन में कहा जो यहां नहीं कहा? क्या बात थी वो? काज़ी भाई, आपको बता दूं कि आपने प्रस्तावना में ये बात कही कि जो बात उन्होंने यहाँ कही थी, वही बात उन्होंने लंदन में कही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन मुद्दों पे उन्होंने बात की, पार्लियामेंट में जो उनकी स्पीच थी और कैम्ब्रिज में जो उनके बात थी, वो पूरी एक दूसरे से मेल खाती है। नई बात इसमें कुछ भी नहीं थी। पहले इसमें आपको मैं बता दूं, देश और सरकार में फ़र्क होता है। उन्होंने देश की कोई आलोचना नहीं की, उन्होंने आलोचना की यहाँ के सरकार के रवैये की। और जहाँ तक देश की आलोचना का सवाल है, काजू भाई, एक वीडियो आजकल सर्कुलेट हो रहा है और वो नरेंद्र मोदी जी का है। वो विदेश में ही एक जगह भाषण देते हुए कहते हैं कि हमारे देश का हाल कितना बुरा था मेरे आने के पहले, यानी नरेंद्र मोदी के आने के पहले जब भारत का हाल इतना बुरा था कि लोग कहते थे हम किस देश में पैदा हो गए, हमने क्या पाप किया था। तो वो देश का अपमान है। और राहुल गांधी ने जो बात की, एक मुद्दा उन्होंने उठाया अडानी के बारे में, कैसे ये सरकार अंधे तरीके से अडानी को हेल्प करती रही है। और ये भी आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अडानी के मुद्दे को पिछले 1-2 साल से लगातार उठाया है। और किसी नेता ने उठाया हो कि नहीं उठाया होगा, उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल आवाज़ उठाई है। दूसरी बात उन्होंने जो खास तौर से उठाई, यहाँ के लोगों के जीने के जो हालात हैं, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, वो कितने खराब होते जा रहे हैं। फिर यहाँ जो हाल है दलितों का, औरतों का, आदिवासियों का, इसके बारे में उन्होंने बात की। फिर यहाँ जो अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज़ को एक तरफ बुलडोज़र जस्टिस की जा रही है, दूसरी तरफ क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो धर्मांतरण के नाम पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है, छोटे छोटे हमले किए जा रहे हैं, और देश को जिस प्रकार से अंदर से देश की आत्मा पर एक चोट की जा रही है, ये बातें राहुल गांधी ने अलग अलग प्रकार से कही। ये बातें सच भी है, इसमें सरकार की आलोचना है, देश की आलोचना बिल्कुल नहीं है। देश लोगों से बनता है। उन्होंने देश के लोगों के हित की बात कही है। और आज हमारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहते हैं कि एक गांव है, जो पूरी दुनिया एक गांव है। और यहाँ कहीं भी किसी की आलोचना करना, जहाँ तक लोगों की आलोचना उन्होंने एक रत्ती भर भी नहीं की। पर हुआ क्या है कि अभी जब से अडानी कांड आया है, तो उसको छिपाने के लिए कुछ बाकी चीज़ों पे ध्यान हटाया जा रहा है, लालू यादव के परिवार के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर, यानी अडानी मुख्य पेज से हट गए हैं। दूसरा, ये जो राजनाथ सिंह जी हैं और पीयूष गोयल जैसे लोग हैं, ये इस मौके की तलाश में थे कि कौन सी ऐसी बात मिले कि जिससे राहुल गांधी की आलोचना की जा सके। और क्योंकि उनका प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, उनकी लोकसभा में बड़ी मेजॉरिटी है, मीडिया उनके साथ है, इसलिए वो इस बात को उठाना चाहते हैं
ताकि उनके प्रचार तंत्र मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचा सकें और जो सच्चाई है उसको एक छुपाने की कोशिश की जा सके। अब राहुल गांधी का जिस प्रकार से बदलता हुआ प्रभाव है वो तो सब लोग नोट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो राहुल गांधी पिछले 8-10 महीने से दिख रहे हैं वो उस राहुल गांधी से अलग हैं जिसको पहले ये अलग अलग नाम से पुकारते थे। तो अभी राहुल गांधी का बढ़ता हुआ राजनीतिक प्रभाव, उनका रुतबा, उसको देखकर उस पर चोट करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग प्रकार से मुद्दों को कंफ्यूज करके इस प्रकार की बात को कहना चाह रहे हैं। एक तो वो अडानी के मुद्दे को छुपाना चाहते हैं, दूसरा सरकार और लोगों के बीच के फर्क को वो हटाना चाहते हैं। जैसे अभी मेरे ख्याल से कल की मोदी जी की खुद की स्पीच है कि देश के 130 करोड़ लोगों का अपमान है। अब आप मुझे बताइए काजी भाई कि सरकार पूरी कोई लोग तो होती नहीं है, सरकार की आलोचना करना तो ये लोकतंत्र का अधिकार है, लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का अधिकार ही होता है कि मीडिया है, अपोजिशन है, लोग हैं कि सरकार की आलोचना करें ताकि एक बेहतर व्यवस्था बन सके। आलोचना ये आलोचना को गाली कहते हैं, आलोचना एक अलग चीज़ होती है और उनकी आलोचना हुई तो पूरे 130 करोड़ लोगों को जोड़ देते हैं, जबकि राहुल गांधी तो 130 करोड़ लोगों के बड़े हिस्से के फेवर में बात कह रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल से देश की आवाज़ को उठा रहे हैं, देश की बदनामी बिल्कुल नहीं कर रहे। पर खैर इनका अपना तरीका है, इनके हिसाब से वही पूरा देश है। जो भी तानाशाह होते हैं, ये दूसरी बात ख्याल कीजिए, दूसरी बात वो अपने आप को ही पूरा देश मानने चलते हैं, यानी उनकी आलोचना हो गई तो देश की आलोचना हो गई। तो ये भी एक अपने आप में सोचने की बात है कि वो देश की आलोचना क्यों को कह रहे हैं। ये तानाशाही का रवैया होता है। तानाशाही में तानाशाह अपने आप को देश के रूप में प्रस्तुत करता है और उसकी भाषा में मैंने किया, ये अहंकार होता है। जबकि लोकतंत्र में ये सरकार का काम है, समाज के आधार पर सरकार बनती है और सरकार जो है वो जनता की प्रतिनिधि होना चाहिए और जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। आप देखेंगे तानाशाहों में ये प्रवृत्ति होती है, मैंने आपको खाना दिया, मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, मैंने देश को कोविड से बचाया, वगैरह वगैरह। जबकि अगर आप पहले के हमारे नेताओं को देखें तो उनकी भाषा में एक नम्रता थी, सौम्यता थी, लोगों से जुड़ने की बात थी। तो ये जो नया तरीका आया है उस तरीके के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता एक मौका ढूंढ रहे थे कि राहुल गांधी को किस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की जाए, और ये उनका एक तरीका है। जैसे आप पहले देखिए, मुझे थोड़ा याद आता है जेएनयू में जब कन्हैया कुमार ने अपनी नारे दिए थे कि भूखमरी से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, तो उसको भी उन्होंने देशद्रोही करके वो जो बिहार में पूरा प्रोपेगेंडा था कि ये तो एक देशद्रोही है। तो ये इनका एक बहुत स्टैंडर्ड टेक्निक है कि जो भी लोगों के बारे में बात करे, इंसानियत की बात करे, लोकतंत्र की बात करे, उसको देशद्रोही, देश का अपमान करने वाला बता के लोगों के बीच तक ले जाएं, ताकि इनका खुद का जो एजेंडा है, इनकी पॉलिटिक्स को छुपाने का, वो चलता रहे। अच्छा, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि मोदी जी ने जो बात कही कल, बेंगलुरु से जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, उसकी हेडिंग मोदी जी की तरफ से यह है कि एक तो ये कि राहुल को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने ये कहा कि कोई भी ताकत हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अच्छा, क्या अब तो दर्जनों कहा जा सकता है राज्यों की सरकारें गिरा करके, लोगों को खरीद करके, एमएलएस को खरीद करके सरकारें बनाना, कम नंबर आने के बावजूद दूसरे पार्टी के लोगों को खरीद लेना। हमारे एक जानने वाले बड़े पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े जी, वो तो गुजरात इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि देखिए, कोई भी जीते कोई भी हारे, सरकार बीजेपी की बनेगी। तो जब ऐसी हालत में सरकारें बनाने का सिलसिला हो, हमें याद है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने उन लोगों को कोट करके बताया था कि 10 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हम बनवा चुके हैं, दूसरी गिरा करके 4 राज्य और टारगेट पर हैं। अब उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि डेमोक्रेसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता।
तो ये डेमोक्रेसी कहाँ है फिर? किस हद तक डेमोक्रेसी बची? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। डेमोक्रेसी का पहला सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में नेहा राठौर हैं, लोकगीत गाती हैं, तो उनके पति पर प्रेशर डाल के उसकी नौकरी को निकलवा दिया। ठीक है, तो लोकतंत्र के जो आयाम होते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर एक फ्री प्रेस। अभी उसके बदले, फ्री प्रेस के बदले गोदी मीडिया आ गया है। और आपको मैं याद दिला दूं, स्वीडन की एक स्वतंत्र एजेंसी है वीडेम, वीडेम, जी जी जी। जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में लोकतंत्र कितना मजबूत है उसके बारे में विश्लेषण करती है। अब मोदी जी तो खुद कहेंगे वो सबसे बड़े डेमोक्रेट हैं, पर उन्हीं की पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी ने पहले कहा था कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। फिर उसके बाद इसको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहा गया। और वीडेम के एनालिसिस में बताया गया कि भारत का जो लोकतांत्रिक इंडेक्स है वो गिर गया है और गिरते जा रहा है। और इसको दुनिया का सबसे लोकतंत्र का मंदिर कहना, खैर हम लोकतंत्र के रूप में शुरू हुए, 1 पर्सन 1 वोट। जब आज़ादी हुई तो हमारी अभिव्यक्ति, उस समय आप देखिए किस प्रकार से पत्रकारों को स्वतंत्रता थी, मीडिया हाउसेस थे जो अपना पूरा काम करते थे। खैर बीच में एक इमरजेंसी का दौर 18 महीने का रहा, जबकि एक खतरनाक रूप से डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया गया। और उसके उसके बाद भी फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई। और अभी तो डेमोक्रेसी, ये तो मोदी जी ने दूसरी एक बात भी कही कि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी पुराने समय से है, प्राचीन काल से है। अब प्राचीन काल में डेमोक्रेसी कहाँ थे, आप मुझे बताइए। राजाशाही और डेमोक्रेसी कोई एक बात नहीं होती। जो आर्य कबीलों के रूप में आए थे वो कोई डेमोक्रेसी नहीं थे। तो ये डेमोक्रेसी की परिभाषा शायद इनको समझने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी में जहाँ स्वतंत्र चुनाव हो, एक व्यक्ति का एक वोट हो, चुनाव की प्रक्रिया में घोटाला ना हो, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो, और चुने हुए प्रतिनिधि, उनके ऊपर इस प्रकार से गाजर न डाली जाए करोड़ों की, कि वो अपने आप को बेचकर, अपने ईमान को बेचकर, जिस आधार पे लोगों ने उनको चुन के दिया है उससे अलग हटकर ऐसी सरकार में जाएं जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया। तो उसको ऑपरेशन कमल बोलते हैं। अब कमल तो बहुत प्यारा फूल है, पर उस फूल को उन्होंने इतने गंदे रूप से प्रस्तुत किया है। और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र पे अटैक है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ये एक सबसे बड़ा इंडेक्स है। जैसे मैंने आपको बताया, स्वीडन का वो, ये यूरोप की संस्था वीडेम, उसने भी इसी बात को कही। और छोड़िए बाकी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी जी। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा यहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। और वो तो पुरानी बात हो गई। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के बाद कितने रास्ते और गए और कैसे इस पे सीमितताएं आई। अब एक दूसरी बात देखिए काजी भाई, कि बुलडोजर चलाने की बात की आलोचना की गई और उस बात को उन्होंने गौरव के रूप में प्रस्तुत किया। बुलडोजर बाबा आलोचना के रूप में आया और उन्होंने उसका गौरव कर लिया। और जो लिंचिंग के अभियुक्त थे उनको बेल मिली तो उनका सत्कार किया गया। और जो अभी जैसे इधर मोनू मानेसर जैसे लोग हैं, उनको कितना संरक्षण मिल रहा है। एक राजस्थान में ऐसा केस हुआ था। तो जो इस प्रकार के जो अत्याचार करते हैं उनका गौरवीकरण हो रहा है, सरकार की तरफ से उनको प्रेशर मिल रहा है। अभी ये नासिर और जुनैद की जो हत्या है करने वाले, वो मज़े में हैं, उनको सरकार का, उनको पता है उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो ये डेमोक्रेसी के इंडेक्स वास्तव में होते हैं। अपराधियों को सजा और बेगुनाहों की इज्जत, उनको एक प्रकार से संरक्षण ये होना चाहिए। अभी तो मामला बिल्कुल उल्टा हो रहा है। बुलडोजर जस्टिस के नाम पे जो हो रहा है वो कौन सी डेमोक्रेसी में हो सकता है? अच्छा, मैं एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं। पिछले एक हफ्ते के ही अगर अखबार देखे जाएं, उसमें 3-4 बड़े वाकयात हमारे सामने हैं जिसमें डेमोक्रेसी का स्तर गिरने के सबूत हमारे सामने हैं। नंबर 1, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने कहा कि जब से मैंने विपक्ष को इकट्ठा होने की बात कही, उसके बाद से ही बिहार के मजदूरों के खिलाफ हमलों की वीडियो चर्चित की गई। उसके बाद केसीआर जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी के खिलाफ दिल्ली में जांच शुरू हुई और छापे पड़े। तीसरी बात,
गुजरात, माफ कीजिएगा, बिहार में लालू यादव की फैमिली में, खासतौर पे चूंकि उनके बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार की सरकार में, उनकी यानी लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी पर छापा, उसके बाद तेजस्वी यादव पर भी छापा। तो ये 3 अलग अलग स्टेट्स में अपोजिशन के लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई, जबकि अडानी वाला इतना बड़ा चूना लग चुका देश के खिलाफ जिसका अभी तक हिसाब लगाना मुश्किल है, अखबारों में खबरें बंद हो गई हैं। तो अब कहां, क्या ये इससे देश बदनाम नहीं हो रहा है क्या? देखिए, ये तो लोगों को क्लियर दिख रहा है कि जो अपराधी हैं, अब जैसे अडानी, आपको याद होगा अडानी के मुंद्रा मुंद्रा पोर्ट पर इतने बड़े ड्रग्स का पकड़ी गई, कोई जांच नहीं हुई। और ये जो अपोजिशन के लीडर हैं उन पर लगातार एक के बाद एक उनको दबाने की कोशिश की गई। और सबसे मुझे दुख तब हुआ जबकि बीजेपी के एक नेता ने वो ट्वीट किया कि तमिलनाडु में बिहार के वर्कर्स को मारा जा रहा है। ये झूठी बात थी, फेक न्यूज़ थी। इसको उनके हैंडल्स ने चलाया और उसके कारण बिहार के कई लोग तमिलनाडु छोड़कर वहाँ जाने लग गए, क्योंकि तमिल एक अपोजिशन यूनिटी ये जो हो रही है वो बीजेपी के लिए सिरदर्द है। इसलिए नीतीश और स्टालिन साथ में आए, तेजस्वी यादव और स्टालिन साथ में आए और एक प्री पोल अलायंस बने, ये उनको मंजूर नहीं है। इसलिए इसको रोकने के लिए अलग अलग कदम उठा रहे हैं। और यहाँ मुझे एक भी लगता है कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो इसमें मेरे ख्याल से इस बार काफ़ी सजग हैं और तकलीफ उनको दी जा रही है, कोशिश की जा रही है कि उनमें एकता न हो। पर मुझे लगता है कि इसके बावजूद विपक्ष की एकता ज़रूर होगी और जो लोकतंत्र का अधिकार है विपक्ष के लोगों को साथ में आने का कॉमन एजेंडा के साथ, वो होना चाहिए और होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज और मुझे जहन में आई कि देखिए, किसी भी समाज में अगर नशे के आदी लोग ज्यादा हो जाएं तो उन्हें अंधभक्त बनाना कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि वो तो होश में 24 घंटे में से 5-7-8 घंटे ही होश में रहेंगे, बाकी तो वो बेहोश रहेंगे ना, उनकी अकल काम नहीं करेगी, कुंद हो जाएगी। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में, ये तो एक वाकया है जो पकड़ा गया था, उसके अलावा नामालूम कितना देश में आ रहा है। और ये जो नौजवानों को अंधभक्त बनाने का काम किया जा रहा है, जिनको पेशाब पीने और गोबर खाने तक के लिए भी जहनी तौर पर तैयार कर लिया गया है, तो उसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है क्या ये जो इतनी बड़ी मात्रा में नशे का सामान अगर देश में आ रहा है तो, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। उसमें 2 भाग है। एक तो कि नशे की इस प्रकार की चीज़ जब आती है तो आपको याद होगा शाहरुख खान के बेटे को वो 5-7-10 ग्राम के आधार पे उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और वो भी एक फेक नकली केस था, उसमें भी सच्चाई नहीं हुई। और इधर करोड़ों करोड़ों का ड्रग्स आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जहाँ जिस पोर्ट से आ रहा है वो अडानी का है और दूसरा वो ड्रग्स आ रही हैं उनसे इनको प्रॉब्लम नहीं है। शाहरुख खान के बेटे के पास, आर्यन खान के पास 5-10 ग्राम के आधार पे जो सच नहीं था वो इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, पर जो सच्चा हुआ उस पर पूरा नज़रअंदाज है। तो हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, सरकार क्या कर रही है, इससे बड़ी हैरानी वाली बात कोई नहीं होगी। और ये निश्चित रूप से एक बहुत चालाकीपूर्ण कदम है कि अपोजिशन के लीडर्स को डराओ और जो आपको चुनाव में बड़ी फंडिंग करते हैं उसको बचा के चलो। और इस प्रकार का कोई गलत काम होता है जिससे, जैसे नशा, और नशे से खराब तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, उसके बारे में कोई एक्शन ले लेना, ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। अच्छा, सी पोर्ट और एयरपोर्ट, ये ऐसी जगह होती हैं जो देश के लिए सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, उसको सेफगार्ड करने में इनका बहुत ही अहम रोल होता है जी। अगर यहां लीकेज है या लीकेज का रास्ता बना दिया गया या प्राइवेट हाथों में दे दिया गया जिससे लीकेज के चांसेस बढ़े, जिनके अंतरराष्ट्रीय सतह पर कहां लिंकेजेस हैं वो सामने आ रहे हैं। हमने अडानी के हाथों ऑस्ट्रेलिया का नुकसान होते हुए देखा,
हमने साउथ अफ्रीका में देखा और कई मुल्कों में इनके लिंकेजेस हैं। इजराइल का हैफा पोर्ट इनको दिया गया था, अब नहीं इनके पास रहेगा नहीं रहेगा नहीं मालूम। तो इस किस्म के इंटरनेशनल कॉन्ड्यूट कहा जा सकता है, उसको देश की सिक्योरिटी के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उनके हाथ में दे देना, प्राइवेट हाथों में, ये खुद अपने आप में बड़ा खतरा नहीं है क्या? मेरे ख्याल से ये तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जैसे मुंद्रा पोर्ट पर ये तो उदाहरण में दिख गया, और उसमें बोलने की क्या बात है कि इतने बड़े एयरपोर्ट्स और इतने बड़े पोर्ट, इससे बाहर के रास्ते से तो कितने खतरनाक काम हो सकते हैं। और जब मुंद्रा पोर्ट पे एक घटना हमको दिख गई है तो उसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, ऑलरेडी इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, और उसमें कितने प्रकार के खेल हमारे लोकतंत्र के साथ होंगे, ये भी उसी का भाग है। तो राहुल गांधी जो मोटे तौर पे कह रहे थे कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, तो वो उसका भी एक उदाहरण है कि अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं सजग होती तो मुंद्रा पोर्ट के बाद बड़ा एक्शन होता, पूरे उस पर छापे मारे जाते जो इसमें इन्वॉल्व हैं, पर उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ। खबर आई गई हो गई, मेरे ख्याल से एक नहीं 2 बार वहाँ ऐसा हुआ। तो वैसे एयरपोर्ट्स पे क्या हो रहा है ये तो खैर मैं जानता नहीं हूँ, पर जो घटना निश्चित रूप से मालूम है उसके आधार पे तो इसको कहा जा सकता है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कई बार आपने बहुत सी चीजें बताई, आप खुद भी शरीक हुए दिल्ली में आकर के, लोनी में, जैसा कि मुझे मालूम है। उससे अलावा भी शायद आप महाराष्ट्र में भी, और मुसलसल आप उसको फॉलो करते रहे, बताते रहे उसके बारे में। जो उससे लोग जुड़े, देश भर में जुड़े, कुछ कुछ किलोमीटर तक कुछ लोग चले, कुछ लोग पूरे यात्रा में चले, और करोड़ों की तादाद में, तो सबको अगर शरीक करने वालों को, शरीक होने वालों को कहा जाए तो वो करोड़ों की तादाद में। उन लोगों को अब आप पैगाम के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा ना हो कि उसका असर कम हो जाए और फिर ये कोई ना कोई शोषा उसी तरह से छोड़ते रहें ताकि उसका असर कम हो जाए, और राहुल गांधी का जो नेक नियति से जो कुछ वो कर रहे हैं, जो कुछ नजर आ रहा है, उसका असर कहीं कम ना हो जाए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो आज़ादी के आंदोलन से मेल-जोल की परंपरा मजबूत हुई, लोकतंत्र के आधारों की स्थापना हुई, लोकतंत्र के मूल्यों की स्थापना हुई, संविधान के रूप में वो मजबूत हुई, और जो भारतीय राष्ट्रवाद जिसमें धर्मनिरपेक्षता, आज़ादी, ये उसके मुख्य भाग हैं, और जो भारत जोड़ो यात्रा का भी मुख्य आधार था, उसको जिंदा रखने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं संदेश तो क्या दूंगा, मैं तो केवल निवेदन करूंगा कि जो लोग भी आज भारत के नागरिक हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुए या उन्होंने इस यात्रा को करीब से देखा, एक तो मुझे लगता है कि ऐसी एक आध यात्रा और होना चाहिए जो फिर से एक मजबूत वातावरण मजबूत वातावरण तैयार करे, जो ईस्ट से वेस्ट तक हो सकती है। और उसी के साथ साथ इस यात्रा से जुड़े हुए प्रोग्राम, हाथ से हाथ जोड़ो, लोगों मोहब्बत का पैगाम, संविधान का पैगाम लोगों तक ले जाके एक वही रास्ते पे आने की कोशिश करें जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया था, मौलाना आज़ाद ने दिखाया था, जिसके रास्ते पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, वो रास्ते पर चलें। यही मैं केवल एक रिक्वेस्ट, निवेदन कर सकता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। बात असल में वो यही है कि अगर कोई हम खुद गलती ना करें तो हमें बदनाम होने का भी डर नहीं हो सकता। अगर हम गलतियां भी करें और ये कहें कि कहीं बताना मत, तो तकरीबन इस सरकार का हाल अभी ऐसा ही लग रहा है कि राहुल जी ने क्यों कुछ विदेशों में जाकर के बातें बता दी कि देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है। हालांकि आज के जमाने में सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में बात बगैर रोक टोक के पहुंच रही है। जो कुछ वो यहां बोल रहे थे तब भी लंदन वाले देख रहे थे, जो कुछ यहां बोल रहे थे दुनिया भर के लोग देख रहे थे, और उससे मोदी जी की सरकार या कोई भी उससे बच नहीं सकता, हकीकतों से इनकार नहीं कर सकता। आज ऑडियो वीडियो हर चीज दुनिया भर में पहुंच रही है। अगर बदनामी का डर है तो अपने कामों को दुरुस्त करें, देश को सही रास्ते पर लेकर के चलें,
कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सिर्फ देश को बचाने और आपस में सौहार्द वापस से बहाल करना जो है वो शायद सबसे अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।